बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं अवधेश जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, समीर चौगांवकर साहब, रोहन हमारे साथ हैं। रोहन साहब आपका बहुत स्वागत है। बंगाल की खबर आपको हम बताते हैं। ममता बनर्जी इससे बुरा अपने इस पूरे कार्यकाल के अंदर, अब तो मुझे लगता है 13-14 साल हो गए होंगे सरकार को, उनको लगातार 2011 से 13 से, तो 13 साल, इससे बुरा कभी नहीं घिरी। इससे बुरा ममता बनर्जी के सामने कोई संकट आया नहीं। संदेश खाली का मुद्दा बड़ा बनाने की बीजेपी ने कोशिश की थी, लेकिन उसका बहुत असर लोकसभा चुनाव में नहीं दिखा। ये जो घटना हुई है, इसमें पॉलिटिकल लोगों से ज्यादा यानी ममता के विरोधियों से ज्यादा आम जनता आक्रोशित है। आम जनता वो सड़क पर है। मामला डॉक्टर का, मामला डॉक्टर बेटी के साथ हुई दरिंदगी का, और उसके बाद जो अस्पताल से लेकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ममता सरकार, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खुद, सबका जो रवैया रहा है, उसने इतने सवाल पैदा कर दिए हैं कि विरोधियों का कहना है कि ममता बनर्जी चाहती ही नहीं है कि असल आरोपी पकड़ा जाए। ये बात कांग्रेस भी कह रही है, ये बात बीजेपी भी कह रही है, ये बात लेफ्ट भी कह रही है। डॉक्टर जो धरने पर बैठे हैं वो भी कह रहे हैं कि आप करना क्या चाहती हैं। केस पहले ममता बनर्जी की पुलिस के पास था, लेकिन तब तक परिवार को यह बताया जा रहा था कि ये तो सुसाइड है। फिर चलिए उसके बाद हाईकोर्ट ने जांच जो है वो सीबीआई को दे दी। सीबीआई अस्पताल पहुंचती, इससे पहले अस्पताल में तोड़फोड़, अस्पताल में हंगामा, डॉक्टरों के साथ मारपीट, ये सब हो गया। अब ममता बनर्जी खुद ही सड़क पर मार्च करने निकली है। मैं इंसाफ चाहती हूं इस बेटी के लिए। लोग पूछ रहे हैं आप मांग किससे रही हैं इंसाफ? आप चीफ मिनिस्टर के साथ साथ होम डिपार्टमेंट आपके पास, स्वास्थ्य विभाग आपके पास, अरे सारी जिम्मेदारी तो आपकी है। इंसाफ आपको दिलाना था, आप सड़क पर पैदल निकली हुई हैं। मतलब गजब तमाशा है ये। और मांग क्या कर रही हैं कि रविवार तक इस एक आरोपी जो पकड़ा गया, इसको फांसी दो इसको। कमाल का मजाक चल रहा है इस वक्त कोलकाता की राजनीति के अंदर। ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते, आप देख रहे हैं जरा किस तरीके से हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरी हुई हैं। और कहे क्या रही हैं वो? वाम और राम की वजह से हम सारा हंगामा हुआ। वाम और राम मतलब बीजेपी, वाम मतलब लेफ्ट। इनकी वजह से ये सारा हंगामा हुआ। जो अस्पताल के बाहर डॉक्टरों के साथ मारपीट हुई थी, वो कह रही है बीजेपी के लोग थे। अरे बीजेपी के लोग थे, आप पकड़ करके उनको सामने करो, पुलिस से कराओ प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोलो कि हमने सही है, जितने लोग हमने पकड़े सब भाजपा के कार्यकर्ता निकले, बीजेपी वालों ने उनको भेजा था। अगर ये सच है तो आप इसको साबित कीजिए और बताइए दुनिया को। तो राजनीति तो मत कीजिए। डॉक्टर इंसाफ चाह रहे थे, सीबीआई की इंक्वायरी हो गई थी, शायद ये मामला लोगों का भरोसा बनता कि चलो सीबीआई जांच कर रही है, सच सामने आएगा, असल आरोपी पकड़े जाएंगे, एक से ज्यादा होंगे तो पकड़े जाएंगे। उससे पहले आपने डॉक्टरों के साथ मारपीट होने दी। अब डॉक्टर पूरे देश में आंदोलित हो गए, पूरे देश के अंदर, बड़े बड़े अस्पतालों में, पूरे देश के अंदर से आज खबरें हैं, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक हर राज्य में बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों के अंदर डॉक्टर प्रोटेस्ट में। मेरे फोन पर इतने मैसेज आए हुए हैं सर डॉक्टरों के एसोसिएशन के कि हम लोग प्रोटेस्ट में, हमारा साथ आप दीजिए। अब ये देखिए सब लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स, केवल इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं ज्यादातर बड़े अस्पतालों में, ओपीडी बंद है, सर्जिकल ऑपरेशंस जो है सब बंद हैं इस वक्त। नुकसान किसका हो रहा है इस सब में? डॉक्टरों की मांग गैर वाजिब नहीं है, लेकिन जिस तरीके का रवैया वहां हुआ डॉक्टरों के साथ, वो करें तो क्या करें? उनको एक होना पड़ा, आंदोलित होना पड़ा। अब मैं आपको सुनाता हूं जरा इस पूरे मामले में। आपने ममता बनर्जी का ये चुनावी इलेक्शन वो देख लिया, पॉलिटिकल स्टंट, अपनी सरकार में अपने खिलाफ मोर्चा निकालना। अग्निमित्रा पॉल, ये बीजेपी की विधायक हैं, ये कह रही हैं कि ममता चाहती ही नहीं कि असल आरोपी को फांसी हो, ये तो नाटक कर रही हैं फांसी की मांग करने का। अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी तो ये चाह रही हैं कि आरोपी निर्दोष साबित हो जाए। दोनों की बात सुन लें। ममता बनर्जी हम लोग को साइलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी साइलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं। क्लियर पिक्चर। आज हम लोग जो प्रतिबाद कर रहे हैं, ममता बनर्जी बोल रहे हैं हम भी चाहते हैं कि फांसी हो, लेकिन एक्चुअली वो चाहते नहीं है। ममता बनर्जी, आपको ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। आप सारे घटना को आम लोगों के सामने घुमा फिरा के, तोड़ के, मोड़ के आप पेश करना चाहते हैं, क्योंकि आम लोगों की निगाहों में आप और आपके पार्टी निर्दोष साबित हो सके। बस यही आपका मंशा है। देखिए, राजनेता तो अपनी अपनी बात कहेंगे, उनके निशाने पर ममता बनर्जी रहेंगी, लेकिन चलो हम लोग ए पॉलिटिकल लोग होकर के भी सब अजीब नहीं लग रहा है?
मन में अजीब सा नहीं लग रहा ममता जी क्या कर रही हैं, ये जो मार्च उन्होंने निकाला? नहीं, देखिए, ममता बनर्जी को देख के अब ये लगता है कि जिस मेरे सत्ता के अपराधीकरण, मतलब सत्ता माफिया और अपराधी की भूमिका में आ जाए, उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी है, स्वयं उससे घिर चुकी हैं, और घिरने के कारण उनको सच और झूठ का, मैं तो ये नहीं मानूंगा कि ममता बनर्जी किसी लड़की का रेप करवा देगी, मारेगी, उसका संरक्षण देगी, लेकिन उनके अंदर संरक्षण हो रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ममता बनर्जी का अपनी पार्टी, अपनी सत्ता, अपने राज्य के प्रशासन से ही नियंत्रण और संपर्क संवाद नहीं है। यह इस बात का परिचायक है, क्योंकि उनके पास अगर गलत सूचनाएं हैं कि शुरू में आत्महत्या कर रही है, उस लड़की के माता पिता को अपनी बेटी के शव देखने के लिए वहां रोना पड़ रहा हो, घंटों खड़ा रहना पड़ रहा हो, उसमें अगर ममता बनर्जी को यह लगता है कि हमको तो मोर्चा निकालना चाहिए क्योंकि राम और बाम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही है कि जैसे देखिए, ये कहने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन डॉक्टरों पर आपने कहा डॉक्टरों को मारा नहीं गया, ये रेन ऑफ टेरर जिसको कहते हैं, आतंक का राज, माफियाओं का राज, वो तो एक भयभीत करना था, हमले करना था कि जो भी विरोध में आएगा उसकी ये दशा होगी। तो मुख्यमंत्री किसके नाम पर मोर्चा निकाल रही है? सवाल यही है। तो मुख्यमंत्री अगर मोर्चा किसके नाम पर, क्या उन्होंने हमला किया उसके विरुद्ध इनको मोर्चा निकालने की जरूरत है? क्या जो बलात्कार किया, जिसने उसकी जघन्य हत्या की है, उसके विरुद्ध मोर्चा इनको निकालने की जरूरत है? क्या अपने प्रिंसिपल जो कि कटघरे में है, संदीप घोष कटघरे में है, उनके विरुद्ध मोर्चा निकालने की जरूरत है? क्या ये डॉक्टरों के विरुद्ध मोर्चा निकाल रही है? क्या ये हाईकोर्ट के विरुद्ध निकाल रही है? इनको तो अपने कमिश्नर के विरुद्ध निकालना चाहिए जो पत्रकारों को नोटिस दे रहा है। जहां आपने ये बात कही हाईकोर्ट के खिलाफ, तो मुझे तो ये लग रहा है कि उनकी नाराजगी ये है कि भाई मेरे से जांच क्यों तो नहीं? यही कहता है कि मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए 356 के पक्ष में मैं कभी नहीं रहता हूं, लेकिन देश में कानून का राज तो छोड़िए, राज्य के द्वारा कानून को तोड़ने, राज्य के द्वारा अपराध करने, अपराधियों को संरक्षित पोषित करने की सीमा तक कोई राज्य लगातार अगर चला गया है पिछले 13 वर्षों में, तो यह विचार करना पड़ेगा कि ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसी सरकार के साथ क्या चलिए, अच्छा ठीक, आपसे जांच लेकर के हाईकोर्ट ने दे दी सीबीआई को, आपको इससे नाराजगी हो सकती है, लेकिन आप चीफ मिनिस्टर हो, नाराजगी इस तरीके से नहीं निकाल सकती आप। दूसरी बात, उसके बाद जो हुआ वो तो आपकी जिम्मेदारी थी, वहां 5-6 हजार लोग खड़ा होकर के अस्पताल में जाकर के तोड़फोड़, डॉक्टरों से मारपीट, वो रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? देखिए सर, ममता जी जिस तरह से कर रही हैं, मतलब ये तो शर्मनाक है। और राजनीति, आप हमेशा कहते हैं कि राजनीति होती रहती है, राजनीति तो सब करते ही हैं, लेकिन ये राजनीति से बहुत आगे की बात है। इस तरह की उम्मीद जो है कोई भी आदमी मुख्यमंत्री से नहीं करेगा। ये बात ठीक है कि ममता जी ने कोई बलात्कार नहीं किया या उनके कहने पर कोई नहीं किया, संरक्षण भी नहीं हुआ, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ममता जी अपनी पार्टी के दबाव में है? अपनी ही पार्टी के दबाव में कैसे? मतलब कोई ना कोई तो दबाव होगा जिसकी वजह से ये ममता जी कर रही है। और वाम और राम का तो देखिए, यदि वाम और राम उसमें शामिल होते तो ममता जी के पास इससे बेहतर मौका क्या हो सकता था? उनको अरेस्ट करने के लिए भी कोई रोक रहा है क्या? अरे पकड़ के दिखाओ सामने, हम दिखाएंगे। उनको दिखाइए और सबके नाम लगा दीजिए, ये नगर अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, एमपी है, एमएलए है, कोई भी है। तो राम और वाम अगर होता तो ममता जी उस लिस्ट को लेकर आ जाती, पुलिस उनके पास है उसको लेकर आ जाती। और सीबीआई को, यदि ममता जी वाकई कंसर्न रखती हैं, तो सीबीआई को आपके कहने से किया या उनके कहने से किया, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? अरे आप फैसिलिटेट करो सीबीआई को, मदद दो। जो इस पूरे घटनाक्रम में हुआ ना, कि जो आपने कहा था वहां पर हुआ संदेश खली में, वहां पॉलिटिकल पार्टी का एक मूवमेंट उसके खिलाफ खड़ा हुआ था। यहां जनता खड़ी हो गई है, और जब जनता खड़ी हो जाए ना, तो थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। उसका जवाब आपके पास नहीं होता, उससे बचना बहुत मुश्किल काम है। और ममता जी जो राजनीति कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसकी जरूरत क्या है। वो आ जाती है और अपना एक्शन जो भी हो रहा है कह देते कि भाई सीबीआई जांच कर रही है, अब करने दो, जो काम होगा वो हो जाएगा उस पर। और राम वाम वाला तो बात गले ही नहीं उतर रही। देखिए सर, 2011 से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी है, उन 13 सालों में बंगाल में से कई घटनाएं घटी है कि जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई है, लेकिन ये जो घटना घटी है 2026 में ममता बनर्जी के सत्ता का पतन का कारण बनेगा, ये तय है। ममता बनर्जी की इस घटना ने ममता बनर्जी को हिला दिया है। वो इस बात को समझ गई है कि ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। सड़कों पर जो जनता उतर रही है वो खुद होकर उतर रही है, उनका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। और यह ममता बनर्जी का डर है, यह जो आंदोलन है यह 2027 में ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ के फेंकेगा। यही डर ममता बनर्जी को बता रहा है कि मुझे भी सड़क पर उतरना पड़ेगा। डर और दबाव का नतीजा है उनका, जो रिएक्शन है कि मैं खुद बिल्कुल उतरूं और किसी भी तरह से ऐसे राजनीति में घसीटने की कोशिश करूं। इस घटना को कहीं ना कहीं राम
वाम से जोड़ूं, कहीं भारतीय जनता पार्टी को घुसेड़ूं, कहीं मैं लेफ्ट को उसके अंदर शामिल करूं। ममता बनर्जी समझ गई कि इस घटना ने पूरे देश को जिस दर से झकझोरा है, ममता बनर्जी की सत्ता जानता है। एक बार रोहन, अब ये बात बार बार होती है कि पश्चिम बंगाल में खासकर इस वारदात के बाद कि भाई क्या इसमें सेंटर कुछ कर सकता है? आपको लगता है कहीं कोई ऐसी चर्चा भी है कि भाई हम कुछ करें? नहीं, क्या पॉसिबल है कुछ करना? नहीं सौरभ, लेकिन सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी रही है, वहाँ पे जाके उसने अपनी प्रोब फटाफट से समन्स भी इशू कर दी वहाँ के प्रिंसिपल को। मेरे सिर्फ 15 घंटे हुए पूछता उससे। हाँ नहीं, लेकिन मेरी सिर्फ दो चीज़ों पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्शन है, वो ये बात है कि जिस तरीके से आज कांग्रेस उंगली उठा रही है इनके ऊपर, बंगाल पे ममता बनर्जी पे। साकेत गोखले ने वापस सवाल पिछले हफ्ते पूछा राहुल गांधी पे 4 दिन पहले कि जब आप कथुआ गैंगरेप पे वो शख्स जो कि 2018 में रैली लेके निकल रहे थे कथुआ गैंग विक्टिम के साथ में, अक्यूज के साथ में, उनके लाल सिंह, वो कांग्रेस में आ गए, आप उनको लोकसभा की टिकट भी देते हैं और फिर चाहते हैं कि वो राज्यसभा से नॉमिनेट होके हैं, तो वो सवाल पूछ रहे हैं आज ममता बनर्जी से। और एक इंग्लिश में कहावत है, यू वांट टू हैव योर केक एंड ईट इट टू। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो सत्ता में तो आना चाहती है इंडिया ब्लॉक के साथ में, पर वहां पे ममता बनर्जी के साथ में सवाल पूछती है। तो जब आपकी खैर उस पर देखिए, पॉलिटिकली ममता बनर्जी और कांग्रेस के रिश्ते सब जानते हैं ना। तो नहीं, तो फिर ये हमें ना बताइए ना कि लोकसभा चुनाव में आप लोग इकट्ठे हैं, अलग अलग लड़े हों भाई इस बारे में, लेकिन जब भाजपा के सामने आपको दिखाना होता है एक इंडिया फ्रंट, तो ये सारे मिलके आ जाते हैं। ये सवाल सारे हैं। ठीक व्यूअर्स, चलिए मैं अब अगली खबर में बढ़ रहा हूं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट के एक फैसले से इस वक्त जो है राजनीति बहुत गर्म हो गई है। इस सरकार ने, सर डिटेल्स दिखा रहे थे, इस सरकार ने एक भर्ती निकाली टीचरों की, 69,000 टीचरों की भर्ती करी, और 2020 में भर्ती हो गई। 4 साल से मुकदमा अदालतों में चल रहा है और इसमें सवाल खड़ा हुआ था आरक्षण का, कि ओबीसी और शेड्यूल कास्ट को जो आरक्षण मिलना चाहिए था इस भर्ती में वो नहीं मिला। ये बड़ा मुद्दा बना हुआ था, इसको वहां का विपक्ष जो है लगातार हवा देता था। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, आप सोचिए अनुप्रिया पटेल जो इस सरकार की साथी हैं, वो कहती थी ओबीसी का हक मारा गया। इस इलेक्शन का खत्म होने के बाद लोकसभा का केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने अपनी ही सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि इस मामले में देखिए ओबीसीओं के साथ न्याय नहीं हुआ है, हमको कुछ करना चाहिए। बहरहाल पूरा मामला चूंकि अदालत में चला गया था, तो इसलिए अब अदालत के आज के फैसले से ऐसा लगता है कि इसमें अब कुछ आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। देखिए, आरोप यह था कि ओबीसी वर्ग का आरक्षण बनता है 27%, उसकी जगह ओबीसी की भर्ती हुई केवल 3.86%। ऐसे ही एससी शेड्यूल कास्ट वर्ग का आरक्षण बनता था 21%, उसकी भर्ती हुई 16.2%। यह हंगामा था। अब इसमें मैंने आपको बताया कि असल मजे की बात यह कि सरकार के मंत्री अपने ऊपर सवाल उठा रहे हैं अपनी सरकार पर। रुचि कुमार हमारी सवाल था, वो जुड़ गई है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं रुचि के पास जाऊं उससे पहले एक बार अखिलेश यादव ने इस पर क्या कहा है, रुचि वो सुनवा देते हैं, फिर आप जरा समझाइएगा पूरा मामला क्या है। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ी है और जहां मैं कोर्ट का धन्यवाद देता हूं, कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट का धन्यवाद देते हैं, वहीं सरकार को भी अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। जो अधिकार संविधान से मिले हैं उन अधिकारों को सरकार न छीने, और जो 3 महीने में मुझे उम्मीद है जो संघर्ष रहा है पिछड़ों का, वो कामयाब होंगे। अब देखिए, मामला आरक्षण का है। अभी आरक्षण में उंगलियां नहीं, पूरे हाथ पैर जला चुकी है भाजपा उत्तर प्रदेश के अंदर, खास तौर पर लोकसभा चुनाव में, इसीलिए मामला इतना बड़ा बनता है। रुचि, मामला तो चलिए हमने समझ लिया कि क्या मैटर क्या था, लेकिन इसमें सरकार के अपने ही लोग कह रहे हैं कि हाँ अन्याय हो गया था। जी हाँ, देखिए, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ों के नेता माने जाते हैं, तो ऐसे में ये पूरा जो सवाल है वो ये है कि पिछड़े और जो दलित कैंडिडेट्स थे टीचर भर्ती में, उनको जस्टिस नहीं मिली। उनको जो नियम के मुताबिक आरक्षण मिलना चाहिए था, ये जो 69,000 टीचर्स की भर्ती होनी थी, वो उनको नहीं दिया गया। वो अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि करीब 19,000 टीचर जनरल कैटेगरी के भर्ती हो गए हैं, जिसके लिए उनको भर्ती किया जाना था, यानी एससी और पिछड़े टीचर्स को।
तो ये पूरा जो मसला है जो कोर्ट तक पहुंचा, अब कोर्ट ने ये मेरिट लिस्ट है सरकार की उसको रद्द कर दिया, नई लिस्ट बनाने को कहा है। तो ये क्योंकि दलितों और पिछड़ों से जुड़ा हुआ है तो आज के टाइम पे उसके खिलाफ जाना सरकार के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि जो बेसिक शिक्षा विभाग है वो एक मीटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसकी बुलाने जा रहे हैं, उसमें ये तय होगा कि आखिर इसमें क्या किया जाए। क्योंकि सौरभ देखिए मुश्किल क्या है कि अगर ये लिस्ट मेरिट लिस्ट जैसा कि कोर्ट ने कहा है नई तरीके से बनती है तो करीब जो कैंडिडेट्स कोर्ट गए थे उनका ये दावा है कि करीब 19,000 जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो नौकरी कर रहे हैं जिस पर उनका हक था। तो यानी जो जनरल कैटेगरी के 19,000 अभ्यर्थी हैं जो टीचर हैं इस समय नौकरी कर रहे हैं 4 साल से, उनकी नौकरी क्या होगी, वो शायद चली जाए। तो ये बड़ा पेचीदा पेच फंस गया है सरकार के सामने, मुश्किल उनको हो रही है कि क्या करें। मतलब पिछड़ों की राजनीति बचाएं तो अगड़े जाते हैं, पिछड़े नाराज होंगे। जी बिल्कुल, इसीलिए सरकार के सामने मुश्किल है, लेकिन इस बात पे मंथन हो रहा है क्योंकि कोर्ट ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि ये पूरी जो मेरिट लिस्ट है इसको रद्द किया जाए और जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं मेरा कि लेकिन एक साजिश सवाल के ये तौर है पे कि योगी जो आदित्यनाथ रिजर्वेशन का सरकार लाभ जब उनको बार बार मिलना इस बात का दावा करती है कि हमारे यहाँ भर्तियों में बिल्कुल 100% पारदर्शिता है, वो कोई मौका नहीं छोड़ते ये बताने में कि जब पहले भर्ती निकलती थी तो चाचा भतीजे झोला लेकर के निकल जाते थे, भ्रष्टाचार होता था। ऐसे में ये छात्र आंदोलन करते रहे 4 साल से, इस सरकार को कभी क्यों नहीं रियलाइज हुआ कि हाँ हमने जो चयन किया उसमें कोई गलती है? इन्होंने क्यों नहीं स्वीकारा कभी? देखिए बड़ा टेक्निकल मामला है सौरभ, क्योंकि जो भर्ती हुई उसमें करीब जब एग्ज़ाम हुआ 2018 में तो करीब 4.5 लाख लोग बैठे उसमें और उसमें से पास हो गए करीब 1.5 लाख के आसपास। अब इतने पास हो गए थे तो कट ऑफ मार्क्स बनाए गए, मेरिट लिस्ट बनाई गई और उसमें SC ST और पिछड़ों के लिए अलग थी और जनरल कैटेगरी के लिए अलग थी। अब एक पेज जहाँ पे फंसा वो ये कि शिक्षा विभाग में जो रिजर्वेशन देने के नियम हैं, गाइडलाइंस हैं, उसके मुताबिक अगर कोई पिछड़ा है, कोई दलित है और वो मेरिट में इतना नंबर पा जाता है जो जनरल कैटेगरी में मिलता है नंबर, तो वो जनरल कैटेगरी में चला जाएगा, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उसको जनरल कैंडिडेट माना जाएगा और उसके बाद जो पिछड़े और दलित और कैंडिडेट हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यहाँ गड़बड़ यही हुआ कि जो दलित थे, जो OBCs थे, जिनको इतने नंबर मिल गए कि वो जनरल कैटेगरी में जा सकते थे, उनको जनरल कैटेगरी में नहीं डाला गया। अच्छा, तो इसका नतीजा ये हुआ कि जब उन्होंने मेरिट लिस्ट निकाली उसमें देखा कि किसके कितने नंबर हैं और उनको लगा कि इतने दलितों को करीब 19,000 OBCs और दलित थे जिनको जनरल कैटेगरी में नौकरी मिलनी चाहिए थी, उनको रिजर्व कैटेगरी में नौकरी दे दी गई। तो अब ये गड़बड़ कैसे हुआ, इसमें कोई साजिश थी या कोई गड़बड़ हुआ, ये जांच होगी। अब क्योंकि हाईकोर्ट ने कह दिया नई तरीके की मेरिट लिस्ट बनेगी तो जो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि करीब 19,000 टीचर्स गलत तरीके से नौकरी कर रहे हैं, मामला तो बहुत पेचीदा है जैसे आपने बताया और बहुत बुरी तरह फंसी है इसमें इस वक्त सरकार। समय कम है इसलिए रोक रहा हूं आपको। बहुत शुक्रिया रुचि आपका। मामला भर्ती का नहीं जाति का है सर, कि अगड़ी जातियों को 19,000 ज्यादा नौकरियां मिल गई SC ST OBC की कॉस्ट पर। नहीं, अभी हाईकोर्ट ने इस प्रकार के, मैं अभी ऑर्डर देख रहा था। देखिए पहले तो इसकी पृष्ठभूमि ये है कि 1,37,000 जो वहां शिक्षा मित्र थे उनकी सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति अखिलेश यादव ने कर दी थी। वो कोर्ट में गया था, कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि आपकी नियुक्ति जो है गैर कानूनी है और इस सरकार को कहा कि आप मेरिट लिस्ट बना के नए सिरे से करिए। तो सरकार ने फिर वैकेंसी निकाल दी। वैकेंसी निकालने की अब वो है कि जो मेरिट लिस्ट बनी है उसमें कट ऑफ लिस्ट का है, मतलब इसके 2 फैसले आए हैं। एक तो 66.1% रिजर्वेशन के लिए 67 पॉइंट, बहुत कम अंतर था, वो कट ऑफ लिस्ट उधर बनाया गया। अब इसमें जो डिमांड है, जो आप 2-3 दशमलव कुछ कह रहे थे, ये इनका दावा था, दावा था। वो कोर्ट ने अभी उसको लेकिन कोर्ट ने ये माना है कि इसमें जो 1981 का शिक्षक भर्ती सर्विस रूल है, 1994 का जो आरक्षण रूल है, उसका सही तरीके से एक लिमिट समय भी कम है, इसलिए ये साफ हो गया ना इस फैसले से 69,000 भर्ती में SC ST के ज्यादा टीचर भर्ती होने चाहिए थे जो नहीं हुए, कम भर्ती हुए।
सिंपल बात है। पिछड़े वर्ग में ज्यादा, हाँ, पिछड़े वर्ग में, पिछड़े वर्ग की ज्यादा नौकरी होनी चाहिए थी, ज्यादा लड़के लड़कियां निकलने चाहिए थे, उनकी जगह फॉरवर्ड कास्ट वाले आ गए, जनरल कैटेगरी। 2021 अब योगी सरकार ने ऐसी गलती कैसे होने दी, मेरा यही सवाल है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी एक गलती, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने ही सरकार को भाई, नियम आपके, भर्ती आपने की, लड़के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप जांच करके बताते कि भाई हमारा सही है। करने की जरूरत, ओबीसी कमीशन ने 2021 में इसको बताया, खारिज कर दिया था। आप 2021 में बोल दिया आप था। कैसे बात करें? इसका मतलब सरकार को जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं हो नहीं है। और वो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इसको कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं कि इस तरह बहुत साफ साफ है कि आपने 20,000 करीब 19,000 18,298 है टोटल नंबर, जो बाकी बैकग्राउंड सर ने बता ही दिया कि वो अवधि अखिलेश जी के वक्त में जैसे हुआ था 1,20,000 का, या 4,30,000 लोगों ने फॉर्म भरे, 4,10,000 ने एग्जाम दिया, उसमें से 1,10,000 पास हुए, उसमें से 68,000 ये हुए। लेकिन ये तो रूल्स में है कि जब आप जनरल मेरिट में आ जाएंगे तो उसको आप आरक्षण में कैसे डालेंगे? दो तरह की गड़बड़ी आप करते हैं, एक तो जब आरक्षण में कोई नहीं मिलता तो उसको जनरल में डाल देते हैं। मैं जानना चाह रहा हूं इसमें क्या राजनीति थी जो योगी सरकार ने इसको हाईकोर्ट के आदेश तक इसको जाने दिया? राजनीति कुछ हुई कि नहीं हुई, लेकिन ये मत कहिए कि इस सरकार को नहीं पता था, क्योंकि मंत्रिमंडल में ओबीसी मैं तो खुद कमीशन पूछ में रहा हूं, हाई ये कोर्ट होने कैसे दिया गया? यही तो 4 साल से 4 साल से लड़कों बाद। को, और अभी बच्चों जो को 4 साल इंतजार करना पड़ा, अभी अदालत मुझे के जो फैसले का। जानकारी मिली है कि सरकार जो है इसके लिए खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाने को तैयार है। फिर तो मामला जो बेसिक शिक्षा मंत्री मंजीत सिंह, उनका बयान आया है कि इसमें योगी आदित्यनाथ से हम बात करेंगे, तो इसका मतलब अगर मुख्यमंत्री तैयार होंगे तो हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे। ये मंत्री का कहना है कि योगी आदित्यनाथ तय करेंगे। तो आप ओबीसी के खिलाफ खड़े दिखाई दोगे? लेकिन सरकार जा नहीं सकती, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से इसका स्वागत किया है, सरकार के लिए आसान नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना। बहुत शॉर्ट में रोहन, ये मतलब हॉट पोटैटो है सरकार के लिए। नहीं, हॉट पोटैटो भी है। और लेकिन सौरभ, टेक्निकल डिस्क्रिपेंसीज के कारण जहां पे मिस्टेक हुई है ना, 19,000 जनरल को मिला है, वो अपनी गलती माननी चाहिए जहां पे हुई है। और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार आज इस सरकार को है कि अगर 2018-19 में गलती नहीं की है। चलें, तो बड़ा क्लियर है।